राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों के योगदान को सलाम किया और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन को भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महादार्शनिक के तौर पर जाना जाता है और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा बयान, कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मिलेगा उचित प्रतिनिधित्व। रक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊंचाई वाले इलाके में प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन से लंबे समय से संबंध आतंकवादी जहांगीर सरूरी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र के लिए अपनी दलीलें पेश करते हुए गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत के संविधान ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना राजनीतिक भविष्य निर्धारित करने की क्षमता दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में 400 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए पूरी दिल्ली की साजो सज्जा की गई है। सड़कों पर नए गमले लगाए गए हैं, लाइटों को दुरुस्त किया गया है, वहीं स्वच्छता का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी बीच G20 शिखर सम्मेलन पर बारिश का साया भी है। दिल्ली में अगर इस दौरान बारिश होती है तो उससे निपटने के इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली में शुरू हो रहे G20 समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच अग्निशमन सेवा की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। DFS के निदेशक अतुल गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए 35 दमकल गाड़ियां और 500 कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार की उस फाइल को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है जिसमें कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाया गया था। उपराज्यपाल ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए फाइल केजरीवाल सरकार को लौटा दी है। केंद्र को सता रहा हार का डर, केरल के मुख्यमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन पर की सरकार की आलोचना। वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल नहीं किया गया है, वहीं अक्षर पटेल और ईशान किशन टीम में अपनी जगह बनाने में सफल रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी और पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि किसी के भी जीवन में आरंभिक शिक्षा का बुनियादी महत्व होता है। उन्होंने 3H फॉर्मूला का उल्लेख करते हुए कहा कि अनेकों शिक्षाविदों द्वारा बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूला महत्वपूर्ण है। महान शिक्षाविद और साधारण शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज जयंती मनाए जा रहे हैं। ये चाहते थे कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उस श्रेष्ठ विचारक और शिक्षक की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज के दिन विशेष रूप से हर व्यक्ति को अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती ही है और अपने शिक्षक भी याद आते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से निष्ठावान शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ। आज के दिन मुझे अपने आदरणीय शिक्षक तो याद आती ही है, वे बच्चे भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में पढ़ाया था। उन बच्चों के प्यार को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करती हूँ। किसी के भी जीवन में आरंभिक शिक्षा का बुनियादी महत्व होता है। अनेक शिक्षाविदों द्वारा बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूला का उल्लेख किया जाता है। इनमें से पहला H है हार्ट, दूसरा H हेड और तीसरा H है हैंड। हार्ट या हृदय का संबंध
संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र बल और नैतिकता से। हैंड या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति तथा पठन पाठन से है। हैंड या हाथ का संबंध हस्त कौशल तथा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। 3H पर आधारित इस प्राणी का ही रूप महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों में पाया जाता है। इसे वे बच्चे के हाथों का, दिमाग का और आत्मा का विकास कहते थे। ऐसे समग्र विकास पर जोर देने से बच्चों के सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। मेरा मानना है कि हृदय का विकास अर्थात चरित्र बल और नैतिकता का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसी तरह जीवन का सार्थक बनाने के लिए चरित्र बल की आवश्यकता है। चरित्र बल का निर्माण बच्चों की आरंभिक शिक्षा के दौरान शुरू हो जाता है। श्रम, कौशल और उद्यम के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस वर्ष कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। शिक्षण संस्थानों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया है। मेरा ध्यान इस बात पर गया है कि पूरे देश के स्कूलों में शिक्षिकाओं की संख्या 51% से अधिक है, जबकि आज के पुरस्कार विजेताओं में उनकी संख्या 32% है। वो शिक्षण संस्थानों में पुरस्कृत शिक्षिकाओं की संख्या केवल 23% है, जबकि उपलब्ध आंकड़े के अनुसार उन संस्थानों में महिला अध्यापिकाओं की कुल संख्या लगभग 43% है। अध्यापन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए मैं चाहूँगी कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो। छात्राओं और अध्यापिकाओं को प्रोत्साहित करना महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है। उपस्थित शिक्षकगण, आप सभी वास्तव में बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। इस पर आप सब राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। राष्ट्र निर्माण के रूप में आप सब के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। शिक्षकों के प्रति समुचित सम्मान के भाव को बढ़ाने के लिए इस नीति में अनेक प्रावधान किए गए हैं और उन पर कार्य भी किया जा रहा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस राज्य को बीमारू राज्य बना रखा था, उसे शिवराज ने बेमिसाल बना दिया। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है। मध्य प्रदेश ने आदिवासियों के कल्याण के लिए पूरे देश के सामने मिसाल पेश की है। भाई और बहनों, ये जो भूमि है रानी दुर्गावती की भूमि है। रानी दुर्गावती ने सैकड़ों हजारों सालों तक हम मिसाल दे पाए इस प्रकार की वीरता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया और अपना जीवन बलिदान कर देश के हजारों साल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। वो रानी दुर्गावती जी को मैं बहुत सम्मान के साथ स्मरण करता हूँ और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को बचपन से जिनसे प्रेरणा मिली है वो रघुनाथ शाह और शंकर शाह को भी मन पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं आया था जबलपुर में और एक भव्य स्मारक रघुनाथ और शंकर शाह का बनाया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान शिवराज जी को बड़ी जोर से ताली लगाकर इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है उसको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ उस क्षेत्र में ज्यादातर मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। हम आपके आशीर्वाद मांगने आए हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर गरीब का घर
और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है, वो मध्य प्रदेश राज्य। भाई और बहनों, मैं आया था मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। शिवराज जी ने हमेशा की तरह धड़ाधड़ 17 घोषणाएं कर दी। बैठकर मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरा भी होगा या नहीं होगा? मगर मैं आज ही सुबह इनसे बात किया, उन्होंने जो घोषणाएं की थी सारी की सारी 2 साल के अंदर समाप्त कर दी है। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज मध्य प्रदेश के पूरे आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, 2014 में मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी, उनका नेता ये नाते चयन करना था, संसद में जा रहे थे, संसद की भूमि को प्रणाम किया, मत्था टेका, संसद में गए और उन्होंने सारे सांसदों को भाषण दिया कि मेरी सरकार आदिवासियों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है और गरीबों की सरकार। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास को जोड़कर आदिवासी कल्याण का एक अकल जड़ा। शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का काम किया। भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में आपको ये तय करना है, कांग्रेस चाहिए या आदिवासी, दलित और पिछड़ों का सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। आपने 14 में मोदी जी को जिताया, 19 में मोदी जी को जिताया, 24 में फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो उसके पहले 23 में फिर से डबल इंजन सरकार मध्य प्रदेश में बनानी पड़ेगी। शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के हंसराज कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में हंसराज कॉलेज के प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षकगण, छात्रों को शिक्षक दिवस की शुभकामना दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम सब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन राजनीति के अलावा उन्होंने शिक्षा तथा दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षक दिवस पर रक्षा मंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि श्री राधाकृष्णन जी एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। शिक्षक दिवस पर मैं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को अपनी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप जानते हैं, श्री राधाकृष्णन जी एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। हम सब उन्हें भारत के राष्ट्रपति के तौर पर एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में तो जानते ही हैं, लेकिन राजनीति के अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है। और मैं मानता हूं कि दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी अपना लोहा मनवाया है। जब वह भारत के राष्ट्रपति बने तो वह कोई साधारण क्षण नहीं था। वह समय इसलिए असाधारण था क्योंकि पहली बार फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का कोई शिक्षक इतने बड़े पद पर पहुंचा था, पहली बार यह हुआ था। साथियों, भारत भूमि यह ऋषियों की भूमि है, लेकिन इन्हीं ऋषियों ने हमारी ज्ञान परंपरा से इस देश में गुरुकुल पद्धति की शुरुआत की थी। और एक ऐसे गुरुकुल पद्धति जिसमें इस राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले युवाओं को तैयार किया जाता था, जिसने सभी राज सत्ताओं का मार्गदर्शन किया है। हमारे यहाँ गुरुओं और विद्वानों का स्थान राजा के स्थान से बराबर ऊपर माना गया है, क्योंकि शिक्षा के इस मंदिर के पुजारी अर्थात गुरु से ही राष्ट्र व संस्कृति दोनों का यह भविष्य तय होता है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यस्य नास्ति गुरोः कृपा तस्य विश्वस्य निवर्तनम, अर्थात जिसके पास गुरु की कृपा नहीं है उसके लिए संसार में कुछ भी नहीं है। यह भी शाश्वत सत्य है कि किसी व्यक्ति को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ गुरु के अंदर ही होती है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और भारत की विशाल
जो गुरु परंपरा कि इन्हीं वाहकों में अग्रणी थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनकी स्मृति में व्याख्यान माला का यहाँ पर ही आयोजन हुआ है। साथियों, भारत के राष्ट्रीय पुनर्जागरण में स्वामी जी का जो योगदान रहा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती उन गुरुओं में थे जिन्होंने भारत के पुनर्जागरण का शंखनाद किया था। भारतीय पुनर्जागरण की उसी प्रक्रिया में स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर ही महात्मा हंसराज जी ने समाज सेवा को अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया था। साथियों, देश के युवाओं को महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित वैदिक शिक्षा में शिक्षित करने के लिए उन्होंने देश में कई डीएवी स्कूल्स की भी स्थापना की थी। और दिल्ली में आज हंसराज कॉलेज उसी महान परंपरा का अनुकरण करते हुए जिस तरह से विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण व उनके जीवन को दिशा देने का कार्य कर रहा है, वह निश्चित रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा हंसराज जी के जीवन मूल्यों का ही यह प्रतिबिंब है। और मैं समझता हूं कि यदि दिल्ली विश्वविद्यालय भारतीय उच्च शिक्षा जगत का एक मुकुट है, दिल्ली विश्वविद्यालय यदि भारतीय शिक्षा जगत का एक मुकुट है, तो हंसराज कॉलेज उस मुकुट में एक मणि के समान है। हमें स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती के वेदों की ओर लौटो के उस उपदेश पर विचार करना होगा और वर्तमान जीवन के अनुरूप वेदों की नई नई हमें व्याख्याएं करनी होगी। और जब हम वेदों के ज्ञान के अथाह समुद्र का मंथन करेंगे साथियों, और उसके अमृत से भारत समेत पूरी मानवता को लाभान्वित करेंगे और कृण्वन्तो विश्वमार्यम यानी यह विश्व श्रेष्ठ बने ये कथन को हम चरितार्थ करेंगे। इसी के साथ मैं पुनः एक बार शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और यह भी कामना करते हुए अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, उनकी भूमिका काफी उल्लेखनीय है। यही वजह है कि समाज में शिक्षकों को विशेष स्थान दिया गया है। सीएम ने कहा कि शिक्षकों का एक पक्ष हर क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी के निर्माण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन कर राष्ट्र निर्माता बनाने का है, तो दूसरा पक्ष भी है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 94 शिक्षकों, जिनमें बेसिक शिक्षा परिषद के 75 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित करते हुए बेहद खुशी का अनुभव हो रहा है। सीएम ने कहा कि शिक्षकों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र निर्माण की है। उन्होंने कहा कि आप भी समय के अनुरूप खुद को तैयार करें। आज भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की पावन जयंती है, जिसे पूरा देश बड़ी श्रद्धा और समर्पण के भाव से शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया था, उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, ये हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व से हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वो राष्ट्र निर्माता है, और राष्ट्र निर्माता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका हम सबके लिए अत्यंत उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को भले किसी रूप में, लेकिन उसको मान्यता दी, उसको सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में एक विशिष्ट स्थान देने का कार्य भी किया। लेकिन समय के अनुरूप इसमें दोनों पक्ष इसके सामने आते गए। एक पक्ष जो उसका उज्जवल पक्ष था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए, राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्जवल पक्ष है।
लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी 94 शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश भर के उन सभी गुरुजनों का इससे पहले अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं लेकिन समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और शिक्षक दिवस की बधाई भी मैं उन सभी के प्रति इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर, और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि सरकार ने इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाज के एक निर्माता के रूप में, राष्ट्र के एक निर्माता के रूप में आप सबकी भूमिका को आगे बढ़ाने और उससे वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। आज यहाँ पर जिन 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है वे सब अपने कार्यों के माध्यम से अगले वर्ष अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे और एक मेरिट तय होनी चाहिए। पहले से पूरे कार्यक्रमों के साथ इसको जोड़ करके हम आगे बढ़ाएंगे तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। दिल्ली की सरकार इलेक्ट्रिक बसों में इजाफा कर रही है और दिल्ली वासियों को फिर इलेक्ट्रॉनिक बसों का तोहफा दिया है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक बसों को आईपी डिपो में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज 400 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को समर्पित की गई हैं। 400 नई इलेक्ट्रिक बसों के आने के बाद अब पूरे देश में सबसे ज्यादा ई बसें दिल्ली में हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2025 के आखिर तक दिल्ली की सड़कों पर कुल 8000 इलेक्ट्रिक बसें उतारने का है। मैंने और एलजी साहब ने मिलके लगभग 400 ई बसेस का इनॉग्रेशन किया। 400 ई बसेस आज और दिल्ली की सड़कों पे उतरी हैं। इसके पहले 400 बसेस ऑलरेडी दिल्ली की सड़कों पे चल रही थी, तो अब 800 इलेक्ट्रिक बसेस बिल्कुल मॉडर्न एयर कंडीशनड बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलने लगी हैं और इसके साथ दिल्ली देश का वो शहर बन गया जहां सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। जैसा मैंने बताया इसके पहले 400 बसेस चल रही थी, 400 और आज आ गई तो 800 बसेस हो गई हैं। इस साल 2023 के अंत तक हमारे पास उम्मीद है कि 1900 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पे आ जाएंगी। 800 बसेस के साथ दिल्ली देश का सब शहर हो गया सबसे ज्यादा बसों वाला, और 1900 बसेस आने के बाद दुनिया के चुनिंदा शहरों में, मैं ये नहीं कहूंगा कि दुनिया के में सबसे ज्यादा होंगी, पर दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में दिल्ली का नाम आएगा जहां पे काफी इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। और 1900 बसेस आने के बाद हर साल हम 1.07 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचा पाएंगे। जैसा मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि 2025 तक का हमारा लक्ष्य है। दिसंबर 2025 तक टोटल दिल्ली की सड़कों पे 10,480 बसें होंगी, जिसमें से 80% बसेस 8,280 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस होंगे। ये एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है और ये किसी भी क्रांति से कम नहीं है कि आज हम 2023 में बैठे हैं। लगभग 2.25 साल के बाद हमारे पास 8,280 इलेक्ट्रिक बसेस होंगी और जो कि 80% ऑफ द फ्लीट जो है वो, जबकि अभी 800 बसें हैं, 800 से 8,000 10 टाइम्स बसें हम 2.5 साल के अंदर 2.25 साल में ले जाएंगे। ये बसें जीरो पोल्यूशन करती हैं। एक सिंगल चार्ज पे 225 किलोमीटर चलती है बस। सो एक बार अगर चार्ज हो जाए तो लगभग पूरा दिन उसका काम चल जाता है। सारी बसेस एयर कंडीशनड हैं और इसमें डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं उनके लिए रैंप है, और अगर ज़रूरत पड़े तो पूरी की पूरी बस भी नील कर जाती है किसी भी डिफरेंटली एबल्ड आदमी को ऊपर चढ़ाने के लिए। स्टेपलेस बोर्डिंग है क्योंकि लो फ्लोर बसेस हैं, जिससे लोगों को सहूलियत होती है। हर बस में 3-3 सीसीटीवी कैमरे हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन्स हैं। कंट्रोल रूम के साथ हर बस का 2-वे कम्युनिकेशन है और हर बस में जीपीएस यूनिट है उसकी लाइव ट्रैकिंग करने के लिए बस की, और डिस्क ब्रेक्स हैं, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम है। आज की डेट में टोटल अभी बसें आई हैं, लेकिन कई बसेस जो हैं वो अपनी उनकी लाइफ पूरी हो गई थी, वो रिटायर भी हो गई हैं। आज की डेट में टोटल 7,135 बसें बची हैं दिल्ली में, जिसमें से 800 ई बसेस हैं
और 6,335 जो हैं वो CNG की बसेस हैं। 921 बसें हमें केंद्र सरकार की 921 बसों पे सब्सिडी मिल रही है। हर बस पे 45 लाख रुपए की लगभग हमें सब्सिडी मिलेगी और 921 बसों पे मिला के 417 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हर बस की लाइफ जो है वो 12 साल है। इन 921 बसों पे टोटल खर्चा 4,091 करोड़, लगभग 4100 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें से 417 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मिलेंगे। 10% केंद्र सरकार से मिलेंगे, बाकी 90% जो है वो दिल्ली सरकार खर्च करेगी। तो 8,200 बसों का जो हमारा टारगेट है उसमें से 900 ये और 300 बसें पहले, 1200 बसें हमें केंद्र सरकार की सब्सिडी से मिलेगी और बाकी सारी बसेस हम अपने पैसे से लाएंगे। हमारी तो केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जैसे इन 1200 बसों पे सब्सिडी दे रहे हो, बाकियों पे भी सब्सिडी अगर दें तो अच्छा रहेगा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बसों पे भी दे रहे हैं, औरों पे भी देंगे। दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक वीर सिंह धिंगान ने कहा कि पिछले कुछ सालों से 8 जोन ऐसे हैं उत्तरी नगर निगम और पूर्वी दिल्ली के, जहां हमारे निगम कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया है। उन्होंने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि ये पैसा क्यों पेंडिंग पड़ा है। वहीं इस अवसर पर राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम ने वहां उपस्थित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं से बात की और इस संदर्भ में जानने का प्रयास किया। पिछले 2-3 सालों से निगम के पिछले 2-3 साल से हमारे कर्मचारियों का बोनस नहीं दिया गया है। 8 जोन ऐसे हैं उत्तरी नगर निगम के और पूर्वी दिल्ली के, दोनों जोन के, ये 2-3 साल से उनका बोनस का भुगतान पेंडिंग है आज तक। भाई क्यों पेंडिंग है? आप जब हमारी मदद करना चाहते हैं, आपने कहा था कि सफाई कर्मचारी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आज हमारे पैसा क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है? मेरी ये आरोप है कि केवल और केवल इन चीज़ों का घोषणा हो सकता है चुनाव से पहले करें, लेकिन अभी तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसी तरह से हमारे जो 2003 और 2004 से जो पक्के किए गए थे लोग मान करके, उनका एक एक कर्मचारी का 2 लाख से लेके 20-20 लाख तक रुपए पेंडिंग पड़ा है। साथियों, बड़ी हैरत की बात है, कर्मचारियों को ACP का पैसा उनका वो नहीं मिल रहा है। एक और बहुत बड़ी शर्म की बात है, जिस पर हमारे माननीय कोर्ट ने भी कहा था कि सफाई कर्मचारियों के लिए हाजिरी बूथ बनने चाहिए। क्यों होने चाहिए? कर्मचारी बाहर से आता है काम पर, ड्यूटी पे अपनी, उसे वहाँ कोई साधन नहीं मिलता है। अगर वो बूथ वहाँ बना होगा, हमारे कर्मचारी बैठ के वहाँ खाना खाएंगे। बहुत इंतज़ार देखने के बाद कांग्रेस ने ये महसूस किया कि इन लोगों के साथ अन्याय, और पहले ये कह दिया कि MCD में भी केजरीवाल, तो कांग्रेस चुप लगा के बैठी रही कि भी चलो कोई तालमेल में कमी रह गई होगी, चलो कॉर्पोरेशन में ये जीत गए। तो अब जो हालात है वो बेहद ख़राब है। जैसे हमारे यूनियन के लोग और कर्मचारी लोग यहाँ उपस्थित हैं, ना तनख्वाहें टाइम पे मिलती, अब मिल रही है तो केवल लोकसभा चुनाव के वजह से मिल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल की सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, और ख़ास करके दिल्ली में केजरीवाल ने कर्मचारियों के साथ, कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारियों के साथ, माड़ी चौकीदार, बेलदार, उनके साथ अन्याय किया है। जो हमारे कर्मचारी 25-25 साल से 28-28 साल से नियमित नहीं किए गए, एफजीदार और डेली वेज कर्मचारी कच्चे हैं, उनका बका नहीं किया गया। उनको आर्थिक नुकसान जितना ये सरकार दे रही है, शायद किसी ने इतना दिया हो। मैं कहना चाहता हूँ, MSP का पैसा नहीं मिला, 20-20 साल से वर्दी नहीं मिली, हमारा कैशलेस कार्ड, गंदगी के काम में जो आदमी खड़ा रहता है, रात दिन रहेगा, उसको बीमारियां लगेंगी निश्चित तौर पे, संभाविक है, लेकिन बीमार होगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ जाएगा वो? अगर कैशलेस कार्ड ये बना कर दें तो दिल्ली से किसी अच्छे से अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। ये डिमांड थी हमारी, उन्होंने कहा था हम देंगे, कि जो बातें कही वादे किए वो आज तक पूरे नहीं किए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम